समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुलायम सिंह यादव। माननीय सभापति जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अफसोस के साथ इस बहस में हिस्सा लेना पड़ा है और शायद सरकार की तरफ से सही वक्तव्य आ जाता और जुल्म हुआ, जाती हुई हत्याएं हुई और दमनकारी चक्र अगर नहीं चलता प्रशासन का चाहे सरकार का, और उसके बाद उन हत्याओं को छिपाना और पुलिस को भी बचाना, अगर ये षड्यंत्र नहीं होता, मैं अब जानबूझ के षड्यंत्र कह रहा हूँ, जब ये हो रहा है कि किसी राजनीतिक दल का ये इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छी बहस चल रही थी और मुझे खुशी है कि जो अब अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का भी। माननीय शरद पवार जी ने बहुत अच्छी बहस शुरू की, राम रंगीला मिश्रा ने भी बहुत अच्छी बहस की, इधर से जायसवाल जी ने अच्छी बहस की, लेकिन आखिर में राजनीतिक बहस का मोड़ दे ही दिया और इनके दल विशेष पर आरोप लगा ही दिया। तो अब ये सारी बातें इसलिए उठी हैं कि माननीय शरद यादव जी से कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना गलत वक्तव्य देंगे। और मैंने उस दिन भी कहा था आपने बहुत बड़ा पाप किया है। जब हम कह रहे हैं कि 3 किसानों की हत्या हुई और पुलिस बाकायदा छिपा रही है, उन लाशों को छिपा रही, अपने कब्जे में ले रखा था तीनों को। एक लाश को रामकंजी आर्या विधायक और जिला परिषद के अध्यक्ष दयाराम चौधरी किसी तरह से छीन करके पुलिस के कब्जे से लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाए। 2 लाशों को फिर भी नहीं दिया गया। 12 तारीख को, 11 तारीख को हत्या हुई, तो 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उन 2 लाशों को भी जनता ने ही जबरदस्ती पुलिस के कब्जे से छीन करके तब जाकर के पोस्टमार्टम कराया गया। अब हत्याएं कराना, दमन चक्र चलाना और फिर उनको छिपाना और बचाना, अब ये वक्तव्य अगर ये गलत नहीं आया होता तो ये बयान, ये राशि इस तरह की जो बहस हो रही थी वो बहस नहीं होती। बहुत अच्छी बहस हुई और सुझाव बहुत अच्छे हुए, लेकिन सरकार कहाँ तक मानेगी। प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था, मुझे खुशी हुई थी, लेकिन उसका अभी तक कोई परिणाम निकला नहीं। नतीजा ये है माननीय प्रधानमंत्री जी, हो क्या रहा है कि हम आपके सामने उपाध्यक्ष जी मजबूर होकर के इस वक्तव्य के कारण और कुछ यहाँ को सवाल उठा दिए, उसके कारण कुछ आपके सामने रखना चाहते बात, और इसे रखना चाहते हैं कि ये गन्ना किसानों ने आएगा, राष्ट्रीय स्तर की बात हम करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के किसान परेशान हैं। अभी तो गन्ना किसान परेशान है, आगे आलू किसान बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर परेशानी आलू किसान के सामने आ जाएगी। गेहूं के किसान की परेशानी हो चुकी है और इतनी बड़ी परेशानी गेहूं के किसान की हुई है कि 800 रुपया क्विंटल विदेशी गेहूं आ रहा है और 6 से 10 रुपया क्विंटल हमारे हिंदुस्तान के किसानों को नहीं खरीदा जा रहा है। असल ये है, ये 2 साल से नहीं, ये जब से अब ये राजनीतिक ही बहस चलेगी तो ये 3 साल से सबसे ज़्यादा गंभीर संकट किसानों के सामने आया, चाहे गन्ना किसान हो और चाहे गेहूं किसान हो और चाहे आलू किसान हो, चाहे दाल किसान हो। अब तो फल से लेके दूध से लेकर के जो भी, अब तो मक्का भी, उसका भी समझौता होने जा रहा है। मक्का भी का भी अब विदेशी आपका स्टॉक भरा पड़ा, गोदाम में भरी पड़ी है, विदेश से भी मक्का भी आएगी और तमाम और अनाज और दालें आने वाली हैं। ये समझौता भी होने जा रहा है और हम लोग सावधान करें बार बार, लेकिन हम उस पर आएंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे से हम जुल्म जाति की बात कहेंगे। अगस्त के महीना से लगातार किसानों ने अपना पिछला भुगतान मांगा था, बस्ती के किसानों ने मांगा तो पूरा का पूरा, मुजफ्फरनगर से लेकर के पूरे किसानों ने मांगा। अन्य सूबों में भी हालत यही है किसानों की। उत्तर प्रदेश में तो ये गोलियां जो चल रही हैं लगातार, एक बार नहीं चली है। रामकोला में जब गोली चली
माननीय रामलिंग मिश्रा जी के सामने है वो मामला। ऐसे कई मामले आए हैं। उन्होंने कहा आप तो गए थे रामपुरा में, तो आपको कोई पूछा नहीं गया, आपको कोई छुआ नहीं गया, एटा में कैसे छू लिया? हमको सवाल किया था विशेषराज का समिति ने। तब मैंने कहा आपको पता नहीं कि रात में 2 बजे सोते हुए मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया बनास के अंदर, और केवल ये रामकोला के किसानों पर 4 को हत्या की गई थी, पुलिस से गोली मार दी गई थी। हम केवल शोक सभा करने गए थे, तब रात में 2 बजे आपको पता हो गया होगा, डांगला से उठा करके, और डांगला से उठा करके तब भी क्या अशांति हम कर रहे थे, और जाके बनास की जेल में डाल दिया था। तो ये जो दमन चक्र है किसानों के साथ, तो ये बहुत राष्ट्रीय स्तर पर कई आपने मुद्दे उठा दिए हैं। पूरे हिंदुस्तान की एक गन्ना नीति के बारे में जो सवाल उठाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत हम उठाना चाहते थे, वो हमारा काम खत्म हुआ। लेकिन ये अगस्त के महीना से लगातार मेमोरेंडम के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से भी किसान अपनी मांग रखते रहे, लेकिन नहीं सुना गया। 2 दिसंबर को जो एक चीनी मिल जहाँ पर ये घटना हुई, क्या नाम वो जगह का, मंडेरवा, ये चीनी मिल बंद पड़ा। ये मामूली सी मांग थी कि इस चीनी मिल को चलाओ, और हमारी जो कीमत है गन्ना की, वो गन्ना की कीमत ठीक से दीजिए, शांतपूर्ण तरीके से, जानबूझ करके। तो अब जो राजनीति कर रहे हैं, और राजनीतिकों ने कहा था कि इन किसानों को गिरफ्तार करो, इसके माने सरकार उन राजनीतिज्ञों की या समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चली, जिन्होंने कहा 50 किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दो, और फिर आदेश दिया है कि उठा के फेंक दो। अगर जेल में मिलाई करने जाते किसी से जुल्म हो रहा तो क्या, तो उठा के फेंक दो। वायरस गूंज रहा है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहाँ भी वायरस गूंज रहा था कि किसानों को उठा के फेंक दो। तो क्या ये हमारा ही हुक्म था? क्या खिलेखपुर अखिलेश का था? क्या विभूषण तिवारी का था? रामकरण आर्या का था? क्या बस्ती के जो जिले के समाजवादी पार्टी के हैं एमएलए, वो आदेश दे रहे थे वायरस पे उठा के फेंक दो किसानों को? ये हम बताएंगे क्यों हुआ ऐसा। अब इस तरह से 2 दिसंबर को वो अगसापुर मिले थे, और 6 दिसंबर को फिर उसके बाद किसानों ने अपना, ठीक है, पूरी रात तक समझौता हुआ, टीम ने वायदा किया हम पालन करेंगे, लेकिन पालन करने के बजाय रोक लगा दी। फिर 7 दिसंबर को कमिश्नर ने, जिलाधिकारी ने, बस्ती के मिल कर्मचारियों ने, किसानों ने मिलकर के बैठक की, और निर्णय लिया है कि 4 करोड़ रुपया जो बकाये का है भुगतान 8 सितंबर तक कर देंगे। और 8 सितंबर तक नहीं हुआ, 9 सितंबर तक नहीं हुआ, 10 सितंबर तक नहीं हुआ। तो 10 सितंबर को फिर वहाँ के किसान धरना पे बैठे, और जैसे गिरफ्तारी हुई उनकी, तो ये सही है कि उत्तेजक किसानों में फैली और किसान और ज़्यादा भीड़ हुई। और फिर 11 दिसंबर को जब वहाँ पर खबर चारों तरफ आग की तरह जब फैल गई कि पुलिस और पीएससी ने जाकर के किसानों को हाथार से लेकर के और गिरफ्तारियाँ दूर उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। अब ये तीनों नाम ले दिए गए, हम बार बार नहीं दोहराएंगे। बद्दी चौधरी और धर्मराज चौधरी और तिलकराज, तीनों की हत्या हुई, और सैकड़ों लोग घायल हुए। और घायलों की अगर सूची माननीय सभापति पढ़ें, अब जरूरी हो गया है कि जिला चिकित्सालय में शंभू शरण मोत्त मेहताब, चंद्रग्राम बदबल, बलराज सिंह, राम, मैं मौके पर गया हूँ, रामकरण यादव पुत्र ननकू यादव, रामशंकर पुत्र बलई, राम भवन चौधरी, अंतु पुत्र जय, सुभाष चंद्र और भरती, श्रीराम, हरिराम, राम प्यारे, अजीत अहमद, और ये श्रीराम और कन्हैयालाल, लक्ष्मी यादव, संजय कुमार, लक्ष्मी यादव लड़का, गुलाम यादव, रामनाथ चौधरी, रामचंद्र चौधरी, धनई चौधरी, राम उजागर चौधरी, संतराम प्रजापति, सारे के सारे घायल गंभीर रूप से। तो ये जो वक्तव्य आया था, इसलिए ये बात हुई। और व्यापारियों की दुकानें बाकायदा लूटी गई, व्यापारियों की पूरी की पूरी दुकानें लूटी गई। और फिर उसके बाद ये 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को वहीं पर जब बद्दी चौधरी की हत्या कर दी गई, गोली से शूट कर दिया गया, उसके बाद 12 तारीख को 12 दिसंबर को जब विधायक रामकर जी ने और जो मैंने अभी दोहराना चाहती शराब चौधरी ने उनको ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम पर नहीं आने दे रही थी, पुलिस छीन करके ले जा करके तब पोस्टमार्टम कराया। क्या ये गलत है? कोई भी माननीय सदस्य की कमेटी बैठे, कोई बैठे, प्रधानमंत्री अपने तरीके से अगर ये दिखवा लेंगे,
आप कहेंगे मुलायम सिंह गलत बोलते थे, हम आपसे क्षमा यात्रा करेंगे सदन के सामने। क्या ये सच्चाई नहीं? ये हम ऑर्डर दे रहे थे कि लाश मत दीजिए, हम राजनीति कर रहे थे, हमारे लोग राजनीति कर रहे थे। अन्याय होगा तो अन्याय के साथ किसानों के साथ खड़े रहेंगे और खड़े होते रहेंगे। और इसी तरह से सारा कांड मुंडेवा स्टेशन के 2 किलोमीटर के आसपास है। अब समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, सदन का बहुत सारे लोग बोलना चाहेंगे। अब सूची पढ़ें तो आपको आश्चर्य होगा कि ये राजदूत साइकिल संख्या 75711 ये जला दी पुलिस ने किसानों की। अब क्या किसान अगर उत्तेजित होकर आया था, विवाद करना चाहता था या हिंसा करना चाहता था, साइकिल लेके क्यों आया था? मोटरसाइकिल लेके क्यों आया था? ये मोटरसाइकिल और साइकिलों के माध्यम से आए, जहां रखी थी उनकी साइकिलें मोटरसाइकिलें बाकायदा जलाई गई। में नंबर 1 मोटरसाइकिल का दिया है, वरना और भी सारी साइकिलों का, ये तो मोटरसाइकिल का हमने दिया है ये। तो इस तरह से और फिर 13 तारीख को और 12 तारीख को फिर तो आप पूरा का पूरा सैकड़ों पीएसी के पुलिस लाठी से मार करके गांव में घुसना शुरू कर दिया। आप 11-12 तारीख को बयान दे रहे थे मंत्री जी, और माननीय प्रधानमंत्री यहाँ हस्तक्षेप कर रहे थे बहस में, या गन्ना के किसानों को बाकायदा हमदर्दी सहानुभूति दे रहे थे। उस वक्त लाठीचार्ज हो रहा था गांव के अंदर, और 13 तारीख को फिर लाठीचार्ज हुआ और खींच खींच के गांव वालों को पीटा गया। कितने लोगों को पीटा गया? ये आदेश हम दे रहे थे। आदेश क्या रखरेज देने गए थे? क्या वहाँ के लोग कार्यकर्ता का समाजवादी पार्टी कह रहे का न्याय हो रहा है, या अन्य दलों के लोगों ने भी कहा न्याय हो रहा है, अकेली पार्टी नहीं कहा? तो क्या हम लोग आदेश दे रहे थे? और फिर आदेश चल रहा था प्रधानमंत्री जी, अगर जिला प्रशासन पर ही छोड़ दिया जाता तो ये सच्चाई है कि इतनी गंभीर घटना नहीं हो सकती थी। वो मैं आखिर बताऊंगा इसकी वजह से। ये सारा निर्देश डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर इनका ट्रांसफर तो कर दिया है, लेकिन निर्देश का पालन करना पड़ रहा था सीधा उत्तर प्रदेश की सरकार से। जो सरकार कहती थी भाई वो करने के लिए मजबूर हो रहे थे। अगर ये स्थिति नहीं होती तो ये घटना नहीं हो सकती थी और ये गंभीर घटना बचाई जा सकती थी। और लगातार बचे क्या? रामपुरा में किसानों पर गोली चली, तभी 3-4 किसान मार दिए गए, कितने लोग घायल हुए। परवाना में मार दिए गए और उनको भी गोली दी। वो तो लड़के थे और लड़के इसलिए कि फीस घर पर नहीं मिल रही थी, इसलिए लड़कों ने प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके निकाला था। एक नौजवान को गोली मार दी गई और अब आकर के मुरैबा में गोली मार दी बस्ती के किसानों पर। आखिर गोली क्यों मारी जाती? ये दुर्भाग्य देश का है जहाँ 70-72% खेती लोग करने वाले लोग हैं और 4% से लेकर 6% खेतर मजदूर हैं। अगर इन्हें पर गोली चलेगी तो प्रधानमंत्री जी चाहे इतने समझौते दुनिया में कराना, ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और देश तभी तरक्की कर सकता है जब हिंदुस्तान का किसान सुखी होगा और जब हिंदुस्तान का किसान खुश होगा। जो गांधी जी कहते थे कि जब हम अपने हिंदुस्तान के किसानों की नाली में बहता हुआ पानी और खेत की हरियाली देखेंगे, वो हमारे जीवन का सबसे सुखी दिन होगा। ये विचार था गांधी का। और आपका विचार है कि कहीं फिजूल खर्ची किसानों का गन्ना का कितना पका है वो मैं बता दूंगा, पूरे हिंदुस्तान का बता ही दिया, उसको दोहरा नहीं चाहते, उत्तर प्रदेश का बता देंगे। और आप लोग हरियाली देखने चाहते हैं पार्क की, आपको हरियाली देखने के लिए किसान के खेतों की चाहिए थी। और जहाँ फिजूल खर्ची जो किसानों की खून की पसीना की गाड़ी कमाई और गोली खाने लाठी खाने, उपाध्यक्ष महोदय उनके कमाई के जब पार्क बनते हैं उनकी खूबसूरती रोशनी में देखने के लिए जाएंगे तो क्या देश तरक्की कर लेगा? ये नियत का सवाल होता है। नीति नेता और नियति, नेता नीति, नेता की और नियति, चाहे कितनी नीति बढ़िया बना लो, अगर नियत सही नहीं है तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर नियत एक बार नीति भी खराब हो जाए, अगर नीति सही होगी तो फिर सुधर सकता है, नियत सही होगी तो सुधर सकता है। तो नियत कहाँ है आपकी? नियत सरकार की कहाँ है? सवाल ये है सामने। इसलिए हम आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि उत्पीड़न का तो ऐसा उत्पीड़न प्रधानमंत्री जी अपने तरीके से दिखा लीजिए
आप खुद ही महसूस करेंगे और कह देंगे हाँ उस पर नहीं, कह तो देंगे आप। अब कितना उस पर अमल होगा, कौन मजबूरी आ जाती है आपके सामने, कौन मजबूर कर देता है ये मेरे समझ नहीं आता। बीच बीच में आपके वक्तव्य सुन करके ये हो जाता है कि हाँ प्रधानमंत्री जी अच्छा बोल गया, तो आपकी छवि तो सुधर जाती है। बीच बीच में इतने गलत कामों के बाद आप अपनी छवि को सुधारने में कामयाब हो गए, ये हम स्वीकार करते हैं, ये सही है। हम भी सोचते हैं कि इतने गलत काम तो कभी नहीं हुए, इतना देश तो पीछे कभी नहीं गया, इतना देश अपमानित कभी नहीं हुआ, इतना देश भुखमरी और किसान आत्महत्या करने के कभी मजबूर नहीं हुआ। बड़े बड़े अकाल पड़े हैं अंग्रेजी हुकूमत में, लेकिन किसानों ने कभी आत्महत्या नहीं की थी, भूखों से मरे थे। लेकिन इन 3-4 साल के अंदर किसानों ने आत्महत्या जितनी की हैं वो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी आत्महत्या नहीं की हैं। 75 आत्महत्या अकेले महाराष्ट्र के अंदर हो चुकी हैं। समय जाएगा ना हम 70-74 लोगों की सूची पर दें। अकेले महाराष्ट्र के किसानों ने आत्महत्या की, पंजाब के किसानों ने आत्महत्या की, आंध्रा के किसानों ने आत्महत्या की, उड़ीसा के किसानों ने आत्महत्या की, और अब नंबर बिहार उत्तर प्रदेश का भी आ गया है, आत्महत्या का शुरू हो गई। तो क्या ये अंग्रेजी हुकूमत के इतने अकाल पड़े? आत्महत्या तो किसान ने कभी नहीं थी, आखिर क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए? इसलिए माने 15 दिसंबर को जो डॉक्टरी हुई है 15 को, क्योंकि इतना खदे के बारा मौका मिल जाए किसी तरह से किसानों को, पीएसी पुलिस से बच करके कैसे अस्पताल में पहुँचे, तो आपको जान करके ये 15 हैं तो बहुत बड़ी लंबी सूची। 15 तारीख को छिप करके 11 तारीख को माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिनकी पिटाई हुई और जो घायल हुए लोग छिपे बैठे रहे, कहीं दूसरे अस्पतालों में जा पहुँचे हैं, जिनको किसी ने सहायता कर दी तो दूसरे अस्पताल में चले गए, वो नहीं आए हैं रिकॉर्ड पर। तब छिप करके ये 15 दिसंबर को कितने लोग गए? ब्रजलाल सिंह, सुभाष विश्वकर्मा, पीर मोहम्मद, उमेश सिंह, वाल्मीनि वर्मा, राम शंकर, ये गांव और थाना ये हम सब नहीं बता रहे समय बचाने के लिए। और 16 तारीख को इंद्रजीत साकिन, जोगेंद्र साकिन। अब ये सोचिए कि 16 तारीख तक छिपे रहे, मारपीट गांव-गांव होती रही, और अब भी इतना डर है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आसन ने हमारी मदद नहीं की होती तो शाम को 4 बजे हमारा मंच उखाड़ के फेंक दिया पीएसी पुलिस ने। हमें यह बोलना था, आज हमें वो मौके पे जाना था। अगर हम बोलते तो कोई और नहीं बोलते तो माननीय रामलीला मिश्रा जी कहते कि क्या गए थे मौके पे आप, तो हमारी सभा नहीं करने दी गई। तब हस्तक्षेप आपकी चेयर से हो सकता संसदीय कार्य मंत्री जी, हो सकता प्रधानमंत्री जी की जानकारी में आया हो, तब रात के 12-2 बजे बीच कहीं मंच हमारा लाउडस्पीकर लग सका है। क्या हमारे जाने से वहाँ हम भड़काया है किसानों को? क्या हम आग लगाया है? क्या राजनीतिक लोगों ने जाकर के वहाँ हिंसा भड़काई है? शांति अगर हुई है तो हमारी शोक सभा के बाद शांति हुई। और कहा हमने कि पुलिस और पीएसी तो नहीं, ये सरकार की नीतियों के कारण आपकी हत्याएँ हो रही हैं। आत्महत्या से लेकर के गोलियां अगर चल रही हैं तो ये सरकार की नीतियों का। जहाँ तक नीतियों का सवाल है, क्या नीति है? क्या जायसवाल जी नीति की बात करते हो? नीति जब लगातार प्रधानमंत्री से अनुरोध किया व्यक्तित्व मिल करके, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है, ये सही है। WTO के सवाल पर सभी नेताओं की हम वहाँ कह करके आए थे, ये मौका अच्छा है कि आप कम से कम WTO से अंतर्राष्ट्रीय बाजार शर्त से किसान को बचा लो, और अगर किसान को नहीं बचाएंगे तो देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। और हम केवल आर्थिक गुलामी नहीं, आर्थिक गुलामी के साथ राजनीतिक गुलामी आएगी। और उसका नतीजा भोगता है कि मैक्सो ने 30 साल पहले एक कीर्तिमान स्थापित किया था गेहूं की पैदावार, और वो इसी नीति में फंस गया। उसके चलते आज 30 साल से लगातार अमेरिका से गेहूं खरीद रहा है मैक्सो। अब सोचिए, क्या इससे सबक नहीं लेंगे आप? और पूरी दुनिया में जितने भी आज देश हैं, जितने संपन्न देश हैं, अमेरिका का 400-450 साल, माननीय मंत्री जी इतिहास पढ़ लीजिए। कभी कभी हमारे मित्र कहते चाइना की बात हमसे मत करो, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते चाइना की तुलना मत करो। क्यों नहीं करेंगे तुलना? 49 में क्या चाइना था, 47 में आप क्या थे? आप बहुत आगे थे। उसकी संख्या आपसे ज़्यादा आप सवाई गुनी है,
जनसंख्या और पैदावार 2.5 गुनी से भी ज़्यादा है। आखिर कैसे पैदावार क्यों आज ताकतवर हुआ है? किसानों के बल पर। अमेरिका अगर हुआ है दादागिरी चल रही आप पर भी, आपकी सरकार कहते हैं हम किसी के दबाव नहीं काम करेंगे, तो किसानों का मामला किसके दबाव में है? इसमें दबाव कोई दे नहीं सकता आप पर। तो आज केवल गेहूं के बल पर आतादा बन गया सारी दुनिया का अमेरिका। तो जितने देश आज संपन्न और शक्तिशाली हैं वो वही देश हैं जिन्होंने किसानों का ध्यान दिया है, जिन्होंने किसानों को सुविधा दी है। और हम आप किसानों पर गोली चला रहे हैं। और आज ये पता नहीं कि कितना बकाया है किसानों पर। सब जगह तो बकाया बता ही दिया था माननीय मंत्री जी ने, लेकिन हम इसको यहीं रखे दे रहे हैं। ये जो बहुत गंभीर स्थिति है, अगर चाहेंगे तो हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये जरूर हम दे देंगे, ये पढ़ने के लिए, जिससे कम से कम पढ़ेंगे, संवेदनशील हैं और हो सकता हमें विश्वास है कि ये उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे और देखेंगे। अब सवाल ये उठता है, और ये जो बकायादारी है तो अकेले हम आज बता रहे 2002 से पहले तक की, और कितनी बकायादारी है? 126 करोड़ जो निजी जो फेडरेशन के हैं, 126 करोड़ तो निजी पे है। पुराना 2 साल का, ये अब छोड़ दीजिए अलग, 2 साल का पुराना है निजी चीनी मिलों पर माननीय मंत्री जी। और 138 है फेडरेशन जो आपका कॉपरेटिव का चल रहा है, और कॉर्पोरेशन का है 95 करोड़। इस तरह 30 से 59 करोड़ रुपया 2 साल पुराना है। अब 2 साल पुराना है तो क्या ये उद्योगपति जो अपने बैंक में रुपया कुछ तो आधा तो रखे हैं, तो उनका तो ब्याज मिल रहा है, क्या किसान को उसका ब्याज मिल रहा है? या किसान पर सरकारी कर्जा है, उसके ब्याज की माननीय उपाध्यक्ष जी क्या छूट है? क्या आपको नहीं महसूस हो रहा कि आज बहुत से किसान अपनी बेटी की शादी करने से वंचित रहे? आज कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों के लिए जूते और कपड़े नहीं बनवा पा रहे, आज दवाई नहीं खरीद पा रहे, इलाज नहीं हो पा रहा है, लड़के की पढ़ाई के लिए तनाव है, फीस नहीं दे पा रहे हैं। ये इतनी गरीबी और निरक्षरता, और उसके बाद हम किसानों के पैसे को नहीं दे पा रहे हैं। और ये सहारा लेंगे आप कोर्ट का, उच्च न्यायालय को या किसी सुप्रीम कोर्ट का भी, लेकिन आपके खजाने पर किसका है प्रतिबंध? क्या आपने पंजाब के किसानों को मदद की? अच्छा काम किया। आंध्र के किसानों को आपने मदद की? अच्छा काम किया। तो उत्तर प्रदेश के किसानों से क्या परेशानी आपको है? क्या दुश्मनी आपको है? क्या नाराजगी है? यह साफ होना चाहिए। और इसलिए हम ये आंकड़े आपसे भिजवाएंगे। ये हमारे आंकड़े नहीं, ये सरकार के आंकड़े हैं बाकायदा कि कितना पैसा कब का बकाया है। अब हम यहाँ नीति का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री, हम आपसे कहना चाहते हैं कि कम से कम ये जो आपका जो उदारीकरण है, इसने किसान को बर्बाद किया। और आप जब इधर बैठे थे, हम भले उत्तर प्रदेश में इधर ही की तब बैठे थे, हम भी विपक्ष के लीडर थे। माने उपाध्यक्ष जल्दी ही समाप्त कर देंगे। प्रधानमंत्री बैठे हैं, इसे हमें खुशी है कि बेहतर उन्होंने हिस्सा लिया था, और आज भी वो सुन रहे गंभीरता से बातों को। इस बात हम अपनी बातें हो 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए तो माफ़ कर दिएगा। इसलिए हम जल्दी ही खत्म करने वाले, तब तो ये सबको थरना इतना अलग कर ही दिया। बोलने का तो बहुत समय था, और किसानों पर नहीं बोलेंगे तो काहे पर बोलेंगे हम। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो आपका ये हैं प्राइवेट सेक्टर में जो जब हज़ारों करोड़ रुपया है बकाया किसान का, वो हम आपको नाम दे रहे हैं। मिर्ज़ापुर, मझौली, धामपुर, एटा, अगौता, रोजा, सिबहरा, रामकोला, और ये आपका जो बस्ती के 4 चीनी मिल हैं जिन पर 13.5 करोड़ रुपया पुराना रुपया बाकी है। और कप्तानगंज से हैं बहुत ये आपके ये अब चीनी मिल कैसे 11-12 बंद हो गए, और 11-12 बंद होने जा रहे, जिसमें लखीमपुर खेरी का बहुत जल्दी बंद होने जा रहा है। ये सरजू सहकारी चीनी मिल और बेलराया चीनी मिल ये हो रहा है, और किसान सहकारी चीनी मिल संपूर्ण नगर खेरी, ये सब बंद होने जा रहे। अब जब बंद होने जा रहे, तब इस वक्त आपके सामने ये हम आपके सामने रख रहे हैं कि जो स्थिति आज आपने उदारीकरण की नीति अपनाई है, उससे सबसे ज़्यादा मार किसान पर पड़ी है।
20 लाख किसान बेखेती का हो गया, उनके पास खेती नहीं रही है केवल 4 साल के अंदर। प्रधानमंत्री जी, 4 साल के अंदर 20 लाख किसान गरीबी के कारण अब खेती उनके पास नहीं है, ये हालत हो गई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 40% जो राष्ट्रीय आय है वो किसान दे रहा है। आपके हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रीय आय में 40% सहयोग किसानों का है, खेती का है। अब जहां देश के विकास में इतनी बड़ा योगदान है और फिर आप इतने हाथ बंधे हुए हैं सरकार की कि 800 करोड़ रुपया, वो 800 रुपया प्रति क्विंटल विदेशी गेहूं आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के किसान का 66 रुपया क्विंटल आप पेमेंट नहीं दे पा रहे। अब समाप्त कीजिएगा। तो इस तरह से किसानों पे, और फिर सरकारी संपत्ति जा रही है। 50,000 एकड़ जमीन कर्नाटक की चली गई है विदेशी कंपनियों के हाथ में। किसानों की संपत्ति खेती 50,000 एकड़, मानी देवगौड़ा साहब बैठे हैं, और 26,000 एकड़ जमीन चली गई पंजाब की। तो उत्पादन घटता जा रहा है। दूसरी तरफ कई और कारण बताए हैं, हिंदुस्तान की पैदावार, शरद पवार जी ने कहा था हो गया और घाटा होगा। और अभी जो चीज कह रहे थे आप जायसवाल जी, और आप कह रहे थे कि आप कहाँ से बोलेगा, आप गेहूँ बुवाई खत्म। अब तो अगर गन्ना आप पूरा पिरा भी देंगे तो अभी नहीं आप गेहूँ बो पाए, तो वो पैदावार कम हुई। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम ऑफ द हाउस 70 रुपया किया। मुलायम सिंह जी 2 मिनट, 1 मिनट टाइम बढ़ा दो, बढ़ा दीजिए, बहस बढ़ा दीजिए। बढ़ाने का ये तो तरकीब वो तो उसका प्रोसीजर। Is it the pleasure of the House to extend the time till this 193 discussion is over? Yes, now the time is extended. एक ही बात कहना चाहेंगे, now please conclude. मानिए ये क्या करना है आपको पाए जो तत्कालिक दीर्घकाल रणनीति को हम नहीं अब दोहराएंगे, उपाध्यक्ष जी की अनुमति नहीं ज़्यादा बोलने की। सबसे पहले जो प्राइवेट चीनी मिल हैं उनको, जिन्होंने आपने 70 रुपया दिल्ली की सरकार ने फैसला किया है और 95 रुपया सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। एक तो बात यह है, तो उसमें आप जितने प्राइवेट चीनी मिल हैं उन चीनी मिल में खाद्य मंत्री जी आज ही फैसला कीजिए, यहाँ पर घोषणा कीजिए, इन पर वसूली कीजिए या इनको जेल भेजिए और सरकारी रिसीवर बैठाइए। इसके अलावा कोई अभी तत्काल जो किसानों को राहत देना है, और उसके बाद जो गोली चली है मुलायम सिंह जी, ये आधा घंटा हो गया, प्लीज आखिरी बात है, आखिरी बात, एक बात हम कहना चाहते हैं, जो इन्होंने सारा किया खुल के नहीं किया जायसवाल जी, इसमें लेन देन हुआ है, सरकार ने बैठे लोगों ने लेन देन किया है। 7.5 रुपया बोरी, और हम यहाँ सदन के अंदर कह रहे जानबूझ करके 7.5 रुपया बोरी चीनी मिल मालिकों से तय हुआ है, और 30 करोड़ रुपया बाकायदा पहली किस्त में लिया जा चुका है, 100 करोड़ का है। और आप सीबीआई से जांच करा दो, अगर सीबीआई में निर्दोष साबित हो जाए तो मुलायम सिंह यादव यहाँ की लोकसभा से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए किसानों पर बर्बादी हुई है। हम तो इस्तीफा दे देंगे लोकसभा के अंदर अगर 7.5 रुपया तय हुआ है, और हम आपको सिद्ध करके दिखा देंगे 30 करोड़ रुपए की पहली किस्त पहुंच चुकी है और 100 करोड़ रुपए का पूरा है। और अकेले शराब के वालों पर आपको पता होना चाहिए 50 करोड़ रुपया लिया जा चुका है। इसलिए किसानों पर गोली चल रही है और इसलिए कहते फेंकवा दीजिए, इसलिए सारे निर्देश वहाँ हो रहे। अगर इनमें एक बात हमारी गलत निकले तो हम विधान यहाँ लोकसभा से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह आज किसानों पर गोली चली है और किसानों को आज बर्बाद किया जा रहा है। और ये कह देना कि पार्टी के लोगों ने रुपया लिया है, ध्यान रखना, 1 रुपया कोई सिद्ध कर दे, चाहे 93 का चुनाव हो चाहे 96 का चुनाव हो, कोई बता दे कि समाजवादी पार्टी 1 रुपया चीनी मिल मालिक से लिया हो, कोई सिद्ध कर दे। इसलिए हम कह रहे रुपया जो लेने वाले हैं और आज बाकायदा रुपया लिया है, और इसलिए हमने कहा सीबीआई की जांच कराइए कि किसानों के साथ हत्या करना और खिलवाड़ करना, और उसके बाद हम लोकसभा से इस्तीफा यहाँ सदन के अंदर करें, हम दे देंगे, सीबीआई जांच करा। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी।